चैप्टर से जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे कि WTO क्या होता है, इसके उद्देश्य बताने हैं हमको और ये क्या क्या काम करता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। और दूसरे क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि WTO से भारत को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से ज़रा समझेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि WTO जो है वो क्या है। WTO से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गैट क्या होता है। ठीक है, गैट का नाम है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, ये गैट की फुल फॉर्म है GATT। ठीक है, कह रहा है गैट की असफलता के कारण इसके स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के नगर मराकेश में 177 देशों के मंत्रियों के सम्मेलन में उर्गेव चक्र के डंकल प्रस्तावों की स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। डंकल प्रस्तावों की स्वीकृति के फलस्वरूप 1947 में स्थापित गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन जो है वो अस्तित्व में आया। ये संगठन गैट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावी संगठन माना जाता है। 31 मार्च 1998 तक विश्व व्यापार संगठन के 132 सदस्य थे। भारत गैट और विश्व व्यापार संगठन दोनों का ही सदस्य है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये क्या कह गया उर्ग डंकल पंकल, ज़रा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई ये गैट और ये WTO, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये क्या हैं, किस लिए बनी थी। गैट से पहले कौन था? गैट से पहले जो है WTO से पहले कौन था? WTO से पहले जो है गैट हुआ करता था। ठीक है, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती हैं? ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, अब तो गैट तो नहीं है, अब केवल WTO है। ठीक है, ये काम करती हैं कि सभी देश आपस में फ्रीली जो है इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें, फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें, उस चीज़ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बल देती हैं। मतलब कि अगर हमें दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करना है तो भाई कोई भी देश जो भी इसका मेंबर बन जाएगा वो अपने आयात निर्यात पे रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस जो है नहीं लगा सकता है। जैसे इसने बोला कि भाई 1998 में 132 देश जो हैं इसके सदस्य थे, तो जो भी इसका मेंबर बन जाता है एक बारी, जो भी WTO का मेंबर बन जाएगा, जो भी कंट्री WTO की मेंबर बन जाएगी, उस कंट्री को WTO के रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। वो कंट्री फिर अपने आयात निर्यात पे अपने रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकती है। जैसे कि जैसे इसने बोला कि भाई भारत भी जो है वो WTO का मेंबर है, तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशंस फोकस करती हैं कि आपको आयात निर्यात करना है तो भाई उस पर रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं लगना, टैक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम लगाइए, ना के बराबर। ये इस चीज़ पे फोकस करती हैं ताकि सभी देश आपस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो कर सके। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये संगठन क्या करते हैं, काम करते हैं। गैट भी वही काम करता था और WTO भी वही काम करता है। गैट इतना पावरफुल नहीं था, कुछ सरकमटेंसेस की वजह से गैट जो है उसको बंद करना पड़ गया 1995 में, और उसकी जगह पे गैट जो है 1947 में ही आ गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सबसे पहले जब हम आज़ाद हुए थे तो 1947 में ही गैट आ गया था और कई सालों तक गैट ही चला। लेकिन उसके बाद कई सारी सिचुएशन, कई सारी सरकमटेंसेस क्रिएट हुई जिसकी वजह से ये इतना पावरफुल नहीं था, इतनी शक्तिशाली नहीं था, जिसकी वजह से इसको बंद करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1995 को, 1 जनवरी 1995 को, जिसको हम WTO कहते हैं। काम वही करेगा जो गैट करता था, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोत्साहित करने का, लेकिन ये उससे ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्तियाँ इसके पास हैं। और भारत जो है वो गैट का भी मेंबर था और WTO का भी मेंबर है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ बीच में ये जो डंकल पंकल की बात हुई है, ये इसको आप जो है यहाँ पे चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो
कि भाई 1947 में गैट के स्थान पे 1 जनवरी को जो है विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। ये गैट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावी संगठन जो है वो माना जाता है, और 1998 में इसके इतने सदस्य थे, और भारत जो है वो गैट का और WTO दोनों का मेंबर था। तो यहाँ से आप इसको पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, क्योंकि ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लिखा हुआ है, वो आपको याद नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, किस लिए स्थापित हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी कंट्री इसकी मेंबर बन जाएगी वो भाई उसको इसके रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, और ये फोकस करती हैं फ्रीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, कि भाई मुक्त व्यापार कीजिए, कोई रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन टैक्स वगैरह नहीं लगाइए। अब हम बात करते हैं बेटा इसके उद्देश्य की, कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, क्यों बनी है ये। तो ये तो अभी मैंने बताया आपको कि भाई कह रहे हैं सदस्य राष्ट्र का मतलब देश, सदस्य देशों के जीवन स्तर में क्या करना, सदस्य देशों के जीवन स्तर में सुधार करना। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी कंट्री इसकी मेंबर बन जाएगी वहाँ उस कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, क्योंकि जब हम सभी देशों की आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को बाय सेल कर पाएंगे बहुत ही ईजिली, तो हमें दूसरों के गुड्स को कंज्यूम करने के लिए मिलेंगे, और हम जब उनको कंज्यूम करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। हो सकता है आपकी कंट्री के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ना हो रहे हो, दूसरी कंट्री के अंदर अच्छे हो रहे हो, तो जब हम दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे हमें दूसरी कंट्री के गुड्स कंज्यूम करने के लिए मिलेंगे, और जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होती है। तो जो भी सदस्य देश, केवल जो इसका मेंबर होगा वो जो मेंबर बनना पड़ेगा पहले इसके लिए, और जो भी इसका मेंबर बन जाएगा उसके साथ उसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो कंट्री उसके साथ फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा ये कह सकते हो रोज़गार को बढ़ाने में सहायक होती है, वस्तुओं और सेवाओं व्यापार का विस्तार करने के लिए बनाइए, सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का विस्तार करने के लिए बनाइए। ये एक ही पॉइंट है, दोनों अलग अलग इसने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, या तो नहीं अलग अलग है। ऊपर वाले में इसने लिखा है वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार, और नीचे में लिखा हुआ बेटा सेवाओं का उत्पादन और व्यापार। अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पॉइंट आपके ज़्यादा बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि WTO फोकस करता है कि कैसे भी करके कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनका ट्रेड हो सके। व्यापार का मतलब क्या होता है, ट्रेड, और ट्रेड के अंदर क्या आता है, ट्रेड के अंदर आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात निर्यात को करना, ठीक है। देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो नेचुरली हो या वो कोई भी हो, देश के या पूरे वर्ल्ड के सभी देशों के विश्व के उपलब्ध संसाधनों का क्या करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। कोई भी संसाधन जो है वो जो है ख़राब नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को स्वीकार करना। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इसको आप सतत विकास भी कह सकते हो, इसको आप जो है धारणीय विकास भी कह सकते हो, या इसको आप सुस्थिर विकास भी कह सकते हो। इसके 3 नाम होते हैं। अभी क्या दिक्कत क्या परेशानी है, ये दिक्कत ये परेशानी है कि अगर किसी भी कंट्री को विकास करना है तो मेरे भाई, अगर आपको विकास करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पहली बात तो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाइए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, और आपके पास जितने भी संसाधन हैं उसको इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। 2 चीज़ों पे फोकस करता है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तो पर्यावरण को प्रदूषित ना कीजिए, और दूसरा आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनका यूज़ आप इस तरीके से कीजिए कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचे रहे, उनके लिए संसाधनों की कमी ना पड़ जाए। क्योंकि बहुत सारे संसाधन ऐसे होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, जैसे कि लाइक हम कहते हैं कोयला, पेट्रोल, इन सब का भाई ढंग से यूज़ कीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं मिलेगा। तो जितने भी संसाधन हैं चाहे वो रिन्यूएबल हो या वो नॉन रिन्यूएबल हो, रिन्यूएबल कौन से होते हैं जिसकी पूर्ति हम कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं जिसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते, जो ख़त्म हो जाएंगे यूज़ करने पे। तो संसाधन कैसे भी हो उनका सही से यूज़ करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी उस पर फोकस करता है, बिना पर्यावरण को हानि पहुँचाए और बिना संसाधनों को हानि पहुँचाए आप करंट जनरेशन की डेवलपमेंट कर रहे हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अलावा WTO फोकस करता है कि
पर्यावरण को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना, इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके की हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, और संसाधनों में वृद्धि करना। ठीक है, विकास जो है वो लगातार चलते, ठीक है, देश जो है कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट करता रहे और उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर इंक्रीमेंट हो सके। तो सबसे पहली बात तो बेटा WTO क्या होता है और WTO के उद्देश्य क्या हैं, किस लिए ये इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपको जो है सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, या उद्देश्य कार्य, WTO क्या है, उसके उद्देश्य बताइए, उसके कार्य बताइए, यही आता है एग्ज़ाम के अंदर। अब हम बात करते हैं कि भाई ये काम क्या करता है, इसका काम क्या है, किस लिए बनाई ये। तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से WTO निम्न कार्य करता है। जो हमने ऊपर उद्देश्य बताए हैं कि भाई ये करेगा, तो उसके लिए कह रहा है भाई इसको ये काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या करता है, पहला काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत मंच के रूप में काम करना। इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित विचार विमर्श के लिए सामूहिक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करना है। ये संगठन इसके सदस्य राष्ट्रों की व्यापार एवं अन्य संबंधित समस्याओं के लिए एक साझा मंच क्या करता है, प्रस्तुत करता है। मतलब कि सभी देश आपस में क्या कर सकें, सभी देश आपस में जो है फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें, उसके लिए WTO क्या है, WTO ऐसे सभी देशों के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंट्रीज़ इसके मेंबर बन सकती है और इसकी मेंबर बनने के बाद क्या कर सकती है, इसकी मेंबर बनने के बाद फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है। मतलब एक एज अ टूल, एक एज अ प्लेटफॉर्म की तरह जो है WTO क्या करता है, काम करता है सभी कंट्रीज़ के लिए, सभी सदस्य देशों के लिए। जो भी राष्ट्र का मतलब देश होता है, ठीक है, जो भी कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस कर लिए, उनके लिए क्या है, साझा मंच का मतलब उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि भाई इसका मेंबर बनिए, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, आप फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो कर पाओगे। विश्व व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन, प्रशासन और परिचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट, बहुपक्षीय समझौतों के क्रियान्वयन व प्रशासन परिचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका मतलब ये है कि भाई जब जो भी कंट्री इसकी मेंबर बन जाती है, ठीक है, तो भाई ये जो है क्या क्या करता है, मैंने बोला जो भी कंट्री इसका मेंबर बन जाएगी उसको फिर अपने रूल एंड रेगुलेशन नहीं, WTO के रूल एंड रेगुलेशन जो है मानने पड़ते हैं। तो भाई उन कंट्रीज़ से जब इनकी मेंबर बन जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट करना, उनको इम्प्लीमेंट कराना, कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ हिंदी में लिखी हुई हैं। व्यापार समझौता, बहुपक्षीय प्रशासन परिचालन, ये सारी की सारी सर्विसेज क्या करता है, WTO अपने सदस्य देशों को उपलब्ध कराता है कि भाई अब तूने जो करना था वो तूने कर दिया, अब आपको हमारे रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। एक समझौता हो जाता है उस कंट्री के बीच में और WTO के बीच में कि भाई आप इन टर्म एंड कंडीशन पे जो है हमारे मेंबर बन रहे हो और अब हम जैसा जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते अब, और अगर आप अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाते हो हमारे सदस्य होते हुए तो हम आपके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। तो ये काम करता है WTO। दूसरा, विवादों के निपटारे हेतु प्रशासन। इसका मतलब क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार तथा इससे संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित नियम और प्रक्रियाओं के प्रशासन हेतु प्रमुख कार्य करता है। जितनी भी कंट्रीज इसकी मेंबर है, इन केस कभी किसी भी दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में अगर बेटा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म कराने का काम, उसको सेटलमेंट कराने का काम कौन करता है, WTO करता है। कोई जैसे मान लो भारत की अगर किसी भी देश के साथ अगर कोई लड़ाई हो गई तो भाई उस लड़ाई को ख़त्म कराना और
उसके लिए, उस लड़ाई के लिए पहले से ही रूल रेगुलेशन तैयार करके रखता है कि भाई कोई भी कंट्री में किसी भी चीज़ में कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो भाई इस केस में ये एक्शन लिया जाएगा। तो लड़ाई झगड़े से, विवादों से रिलेटेड नियम बनाने का काम करता है और उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कराना, सेटलमेंट कराने का जो है ये काम करता है। इसके अलावा व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी मुद्दों पे विचार विमर्श मंच प्रदान करना। व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी मुद्दे, तो ये बेटा बात करता है, प्रशुल्क का मतलब होता है टैरिफ, ठीक है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ क्या होता है ये आपको ज़रा समझना है। ये हमने बोला WTO फोकस करता है फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, लेकिन जब हमें दूसरे देशों से कुछ भी आयात वगैरह करना होता है तो उस पर बेटा टैक्स लगता है, ठीक है। टैक्स लगता है उसके ऊपर, जिसको टैरिफ कहते हैं। तो ये बात करता है कि भाई या तो टैरिफ को हटा ही दीजिए पूरा का पूरा, या जितना हो सके आप जो है कम से कम टैरिफ जो है वो लगाइए, कम से कम टैक्स लगाइए। टैरिफ प्रशुल्क एक तरीके का टैक्स होता है जो कि आयात पे लगता है। तो विश्व व्यापार संगठन का अन्य कार्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को व्यापार और प्रशुल्क संबंधी मुद्दों पे विचार विमर्श करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल कराता है कि या तो उसको हटा ही दीजिए या उसको कम से कम जो है कर दीजिए, ताकि जो भी कंट्रीज़ उसकी मेंबर हैं वो उसके साथ जो है आयात निर्यात अच्छे तरीके से जो है कर सके। इसके अलावा व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के प्रावधानों को लागू करना। इसका मतलब क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन का 5वां कार्य नीति समीक्षा तंत्र के संबंधित नियम एवं प्रावधानों को लागू करना। कि भाई एक बारी जो भी इसका WTO का मेंबर बन जाएगा, उसके बाद जो भी ट्रेड पॉलिसी WTO बनाता है, इसके अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये सब के सब रूल एंड रेगुलेशन सभी कंट्री की, सभी देशों की आपसी सहमति से बने हुए हैं। तो भाई एक बार आप इसके मेंबर बन जाओगे तो उस कंट्री के अंदर उन रूल एंड रेगुलेशन को लागू करवाता है और रिव्यू मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई कंट्री चालबाज बन रही है, पहले तो मेंबर बन गई, ठीक है, कुछ टाइम रहा, WTO के रूल एंड रेगुलेशन मान रही है, लेकिन फिर सोच रही है कि अब तो मैं चल फिर से टैक्स लगा देती हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। WTO का काम है जितनी भी इसकी सदस्य देश हैं, कितने भी हैं, उन सभी कंट्रीज़ की बार बार पॉलिसीज़ को रिव्यू करते रहना कि भाई इसने कोई टैक्स वगैरह तो नहीं लगा दिया, कोई रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा दिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। तो अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी को, अपनी ट्रेड पॉलिसी को क्या करवाना, अपनी ट्रेड पॉलिसी को अप्लाई करवाना और उनकी एक बार अप्लाई होने के बाद रिव्यू करते रहना बार बार कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसको कहते हैं व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के प्रावधानों को लागू करना और रिव्यू करना। तो बेसिकली ये जो है 5 काम करता है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है ये किस तरीके का है। बेटा स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे हमें इसकी कार्य प्रणाली वगैरह बतानी है कि ये कैसे काम करता है, क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको करके आना पड़ेगा क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था उसमें स्ट्रक्चर आ गया वर्ल्ड बैंक का। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में आप इसको छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। देखिए, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें ये बताना है काम वगैरह किस तरीके से करते हैं, क्या होता है यहाँ पे देखिए, और इसके अंडर में कौन कौन सी अब इसकी ब्रांचेज होंगी, इसके विभाग होंगे, क्या क्या है इनके अंदर, वो सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। WTO की संरचना अथवा संगठन एक मंत्री सम्मेलन द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है? मंत्री सम्मेलन के द्वारा, जिसमें सब सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो कम से कम 2 वर्ष में एक बार मिलते हैं, ठीक है जी। सभी जितनी भी कंट्रीज़ होंगी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 2 वर्ष में एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये WTO की संपूर्ण कार्य प्रणाली को क्या करता है, चलाता है। ओवरऑल जितना भी काम है WTO का वो सब यही देखते हैं। और
आवश्यक कदम उठाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई चेंजेस वगैरह जो भी ज़रूरत होती है उसको ये देखता है। ये किसी भी बहुपक्षीय समझौतों के अंतर्गत सभी मामलों में निर्णय लेता है। बेटा बहुपक्षीय समझौते का मतलब क्या होता है? एक होता है एक पक्षीय समझौता, एक होता है बहुपक्षीय। बहुपक्षीय समझौते का मतलब होता है मल्टीपल देशों के साथ किए गए एग्रीमेंट। बहुपक्षीय का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, और समझौते का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो कई सारे देशों के साथ मल्टीपल समझौते जो होते हैं, मल्टीपल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो भी डिसीज़न वगैरह लेने होते हैं वो ये लेते हैं। मंत्री सम्मेलन WTO की शीर्ष अधिकारिणी समिति है। ये जो मंत्री सम्मेलन कौन है? कह रहा है ये भाई सबसे टॉप पे आती है, WTO को जो है यही जो है चलाती है। सबसे पहली बात तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको मंत्री सम्मेलन के बारे में बताया गया है कि मंत्री सम्मेलन क्या होते हैं। इसके सदस्य देश 2 या 2 से ज़्यादा कम से कम 2 सालों में एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। संपूर्ण कार्य प्रणाली यही चलाता है और जो भी डिसीज़न वगैरह लेने होते हैं मल्टीपल एग्रीमेंट के रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो यही लेता है। अब इस वाले पैराग्राफ में देखते हैं क्या बात चल रही है। सब सदस्यों के प्रतिनिधि वाली सामान्य काउंसिल WTO की कार्य प्रणाली और मंत्री निर्णयों पर नियमित रूप से दृष्टि रखती है। अब बेटा दूसरी चीज़ की बात चल रही है। पहली कौन है? पहले इसने बात की गई है बेटा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। और अब ये किसकी बात कर रहा है बेटा? अब ये बात कर रहा है जनरल काउंसिल के रिगार्डिंग। जनरल काउंसिल क्या करती है? सभी सदस्यों के प्रतिनिधियों वाली जनरल काउंसिल WTO की कार्य प्रणाली पे और मंत्री निर्णयों पे नियमित रूप से दृष्टि रखती है। मतलब कि ये तो काम कर रहे हैं और ये डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है, पहले वाले, और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करेगी जनरल काउंसिल? जनरल काउंसिल ये देखती है कि काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो डिसीज़न ले रही है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वो सही तरीके से ले रही है या नहीं ले रही है। ये झगड़ा निपटान संस्था, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और व्यापार नीति प्रवोकन संस्था, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के रूप में भी काम करती है। मतलब जो हमने बोला था कि भाई WTO जो है, लड़ाई झगड़ा अगर 2 देशों के बीच में हो जाता है तो उसको सेटलमेंट करने का काम, और ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने का काम कि कोई कंट्री ने अपनी पॉलिसी बदल तो नहीं दी, हमारा सदस्य बनने के बाद कहीं पता चला अपने फिर से रूल एंड रेगुलेशन लगा दियो, तो जो लड़ाई झगड़ा निपटाना है वो भी यही काम करेगी जनरल काउंसिल, और जो पॉलिसी को रिव्यू करने का काम है वो भी यही काम करेगी। जिनके अलग अलग अपने अध्यक्ष होते हैं। सामान्य काउंसिल जिनेवा में औसतन प्रतिमास मिलती है। बेटा जिनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक जगह है, ठीक है, जहाँ WTO का क्या है, जहाँ WTO का जो है हेड ऑफिस है, ठीक है। तो कह रहा है जो भी जनरल काउंसिल जो है वो ऑन एन एवरेज महीने में एक बार जो है WTO के हेड ऑफिस जिनेवा के अंदर जो है एक बारी अपनी मीटिंग ज़रूर से ज़रूर करते हैं। तो दूसरे में आपको बताया गया है जनरल काउंसिल के बारे में, पहले में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया है, दूसरे में जनरल काउंसिल के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। और जेनेवा एक जगह है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी के बारे में बात कर रहा है कि ये जो जनरल काउंसिल होती है, सामान्य काउंसिल के अधीन ये संस्थाएं भी आती हैं। इसके अंडर में, जनरल काउंसिल के अंडर में कह रहा है कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? 3 से 4 संस्थाएं इसके अंदर बता रहा है। सबसे पहली जो संस्था है वो है वस्तु के व्यापार की काउंसिल, काउंसिल ऑफ ट्रेड इन गुड्स। दूसरा है सेवाओं के व्यापार की काउंसिल, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। एंड अगला है बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार संबंधी विषयों की काउंसिल। तीसरे वाले पैराग्राफ के अंदर ये आपको बताया गया है कि जनरल काउंसिल के अंदर 3 काउंसिल्स हैं, ठीक है। एक गुड्स के रिगार्डिंग देखेगी, एक सर्विसेज के रिगार्डिंग देखेगी, और एक काउंसिल क्या है बेटा? एक काउंसिल देखती है, किसका काम देखती है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये मतलब होता है, इसमें आपने 2 वर्ड समझे होंगे, एक होता है पेटेंट और एक होता है कॉपीराइट। अगर आपको ये दोनों वर्ड पता हैं, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी भी कॉपी में देखते हो, किसी भी बुक में देखते हो, वहाँ पे लिखा रहता है कि भाई इस पर कॉपीराइट है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब है कि भाई जब कोई बंदा किसी नई चीज़ का आविष्कार करता है, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है,
कोई भी बंदा जब किसी नई चीज़ का आविष्कार करता है और वो ये चाहता है कि मेरे अलावा दुनिया में कोई बंदा इसका यूज़ ही ना कर पाए, तो बेटा वो उस चीज़ का कॉपीराइट या पेटेंट करा लेता है। बुक्स वगैरह पे कॉपीराइट मिलता है और अदर चीज़ों पे पेटेंट मिलते हैं, काम दोनों सेम ही करते हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ का आविष्कार किया है। जैसे आप देखते हो जितने भी गाने होते हैं, जितनी भी सॉन्ग्स वगैरह होती हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, नॉवेल्स वगैरह होती हैं, सब कॉपीराइटेड होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने, जैसे ये जो है किंग चैम्पियन, ये भी कॉपीराइटेड होगी, इस बंदे ने अपना कॉपीराइट करा रखा होगा कि भाई ये मेरे अल्फाज हैं, ये मेरा कंटेंट है। मैं ऐसे तो मैं इसका नाम फाड़ के मैं अपना लगा देता हूँ कि मेरी हो गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने इसका कॉपीराइट करा रखा होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इसी उसमें काम करता है कि सभी देशों की कोई भी देश आपस में कोई ऐसा कॉपीराइट पेटेंट वाला लफड़ा ना कर दे कि प्रोडक्ट उसका हो और अपना पेटेंट कॉपीराइट वगैरह करा ले। तो ऐसे कामों को भी ये काउंसिल देखती है, इसको ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। बेटा ट्रिप्स के ऊपर ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, बस अभी इतना ही समझिए। तो पहले उसने बेटा क्या बोला, पहले उसने बोला पहला है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि सारे काम करेगी। दूसरा जनरल काउंसिल, और जनरल काउंसिल के अंदर 3 काउंसिल है, एक गुड्स का काम देखती है, दूसरा सर्विसेज का काम देखती है और तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि पेटेंट और कॉपीराइट का काम देखती है कि कोई भी सदस्य देश अपना गलती से, लापरवाही से, चालबाजी से ये पेटेंट और कॉपीराइट तो जो है नहीं करवा रही हैं। अब ये क्या करती हैं, इन काउंसिल की अपनी सहायक संस्थाएं हैं। ये जो काउंसिल इनने बताई 3, कह रहा है इनके अंडर में भी, इनके अंडर में इनकी सहायक संस्थाएं हैं। ये काउंसिल और उनकी सहायक संस्थाएं अपने अपने कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार अपनी बैठक करती हैं, अपनी मीटिंग करती हैं। फिर व्यापार और विकास समिति, भुगतान शेष रुकावटों की समिति, बजट, वित्त और प्रशासन समितियां भी हैं। इनके अंडर में ये इनकी सहायक समितियां हैं जो WTO के समझौते द्वारा कार्य, बहुपक्षीय व्यापार समझौता और सामान्य काउंसिल जो जनरल काउंसिल है उसको बताते हुए क्या करती है, उसको बताते हुए काम करती है। जनरल, ये जो 3 काउंसिल बताई थी, गुड्स, सर्विसेज और ट्रिप्स, इसके साथ साथ और इनकी जो सहायक काउंसिल्स हैं कौन कौन सी, पहले उसने बोला व्यापार और विकास समिति, भुगतान शेष समिति, बजट एवं वित्त प्रशासन समिति, 3-4 काउंसिल्स और बताई हैं। ये सब मिलजुल के अपनी मीटिंग करती हैं, बैठक करती हैं और जैसा भी जनरल काउंसिल कहती हैं उनके अकॉर्डिंगली ये क्या करते रहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये जो है काम करते रहते हैं। ठीक है जी, मतलब जनरल काउंसिल है, उसके अंडर में 3 है और उसके अंडर में भी काउंसिल्स हैं जो कि काम करती हैं। तो इसका एक मेरी बुक में शायद इसका एक वो है चार्ट, में देखूंगा शायद है, तो उससे आपको अच्छा समझ में आएगा कि सब चार्ट से कि सबसे पहले टॉप पे कौन है, फिर उसके अंडर में कौन काम करता है, फिर उसके अंडर में कौन काम करता है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अदरवाइज़ आप नेट पे भी देखोगे तो आ जाएगा कि WTO का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो डायग्राम आप बना के आ सकते हो तो बना के आ सकते हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे, कम एक्सप्लेनेशन जो है आपको देनी पड़ेगी, फिर इतना आपको थ्योरेटिकल में नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपने केवल ये पढ़ा है कि WTO क्या होता है, WTO क्या होता है, ठीक है, और WTO के जो हैं क्या उद्देश्य हैं और WTO क्या काम करता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। एक तो ये क्वेश्चन आपको इसके अंदर पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आपको इसके अंदर जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ना है। अगर आप चाहो बेटा ट्रिप्स के बारे में पढ़ लेना, ट्रिप्स आ सकता है एग्ज़ाम में, या छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब यहाँ पे जो हमने ऊपर एग्रीमेंट पढ़े हैं ना, ये सब वो हैं। देखिए एक बार व्हाट्सएप चेक कर लो क्योंकि मैंने वो सेंड कर दिया। क्या सेंड कर दिया? WTO का स्ट्रक्चर वो बुक में होगा ना, वो बुक में 11th वाली जो है ना उसमें है। हाँ ये यही है। तो इस तरीके का आप बना के आ सकते हो, तो आपको लिखना भी कम पड़ेगा और आपको एक तरीके का माइंड मैप बन जाएगा कि भाई सबसे टॉप पे मिनिस्ट्रियल काउंसिल है, फिर जनरल काउंसिल है, उसके अंडर में गुड काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सर्विस काउंसिल, ऐसा जो है आप बेटा बना के
आ सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आपको लिखना कम पड़ेगा ऐसे में और आपको याद ज़्यादा रहेगा। अभी तो ये पैराग्राफ टाइप लिखा हुआ है, अभी तो ये पैराग्राफ तो टाइप। सर किस टाइप के क्वेश्चन हम ये डायग्राम बना सकते हैं? वो बोलेगा ना कि डब्ल्यू का स्ट्रक्चर बताइए कि डब्ल्यू का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके सर। हाँ, से वो आपसे बोलेगा कि भाई डब्ल्यू क्या है। अभी जैसे अभी जो पेपर हुआ है उसमें वर्ल्ड बैंक का पूछ लिया, लेकिन आपके सिलेबस में वर्ल्ड बैंक नहीं है, वो दूसरा वो है। आपके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डब्ल्यू क्या होता है, इसके उद्देश्य, कार्य और स्ट्रक्चर बताइए, 15 नंबर का, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये बना के आ सकते हैं ऐसा, ये बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई भारत 1947 में स्थापित गैट तथा 1995 में स्थापित डब्ल्यूटीओ का सदस्य जो है वो बन गया था, इसका जो है सदस्य रहा है। विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका अत्यधिक सक्रिय और प्रभावी सदस्य राष्ट्र की रही है। डब्ल्यूटीओ द्वारा अपनी संस्था के बाद पहली बार 16-17 एक मिनट रुकिए जरा, क्या दिक्कत है भाई। पहली बार 16-17 अप्रैल 1998 को करवाई गई। भारत की व्यापार, इसको छोड़ दीजिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे क्या क्या इसको फ़ायदे हुए और क्या क्या इसको नुकसान हुए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो भाई आप खुद ही सोचो, इसका मेंबर बनने का मतलब क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब जितने भी देश मेंबर हैं, अब हम उनके साथ फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा ये है इसका कि भाई अब जो है हमारे निर्यातों के अंदर वृद्धि देखने के लिए मिली है। जब से भारत डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना है, तब से हर वर्ष भारत का 150 से 200 करोड़ डॉलर निर्यात में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। सबसे पहला फ़ायदा, जिससे हमारे पास क्या आ रहा है? जिससे हमारे पास विदेशी मुद्रा आ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छी बाज़ार पहुंच, इसका क्या मतलब होता है? डब्ल्यूटीओ के कारण भारत को अपने माल को बेचने के लिए विकसित राष्ट्रों में बाज़ार भी मिल रहा है। भाई अपना माल भारत के अंदर तो बिक ही रहा है, भारत के साथ साथ अब हम दूसरे देशों को भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं, फ्रीली बेच सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इससे हमें क्या मिल रही है? इससे हमें जो है बनी बनाई एक अच्छी मार्केट मिल रही है, जहाँ पे भारत के प्रोड्यूसर अपने गुड्सों को क्या कर सकते हैं? अपने गुड्सों को जो है बेच सकते हैं। अगर डोमेस्टिक में कंपटीशन ज़्यादा है तो भाई फ़ॉरेन में अपने गुड्स बेच के क्या कर सकता है? फ़ॉरेन में अपने गुड्स बेच के अच्छे से अच्छा लाभ जो है वो कमा सकता है। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश में क्या हो रही है? विदेशी पूंजी निवेश में जो है वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई दूसरे देशों के लोग हमारे देशों के अंदर आ रहे हैं और हमारे देशों के लोग दूसरे देशों में जाके अब क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जिससे कि नई नई इंडस्ट्रियां भारत के अंदर भी खुल रही हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वगैरह की वजह से भी, ठीक है। तो हमारे देशों के अंदर भी खुल रही हैं, दूसरे देशों के अंदर भी खुल रही हैं, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो है विदेशी निवेश में भी वृद्धि हो रही है। ये बेटा अगर हमें ग्लोबलाइज्ड होना है, ग्लोबलाइजेशन करना है, तो हमें डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनना ही पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो आपको डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं वैश्वीकरण का मतलब है अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के क्लोज लेकर आना। तो क्लोज कैसे लाएगा भाई? उससे जाके गले थोड़ी ना मिलेगा। उससे अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने का मतलब क्या है? दो देश आपस में फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, उसके लिए इसका मेंबर बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एफडीआई को क्या करना पड़ेगा? एफडीआई को जो है एफडीआई को प्रमोट करना पड़ेगा कि आप अब फ्रीली हमारी कंट्री के अंदर आके इंडस्ट्री वगैरह खोल सकते हो, हम आपकी कंट्री में खोल सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो संभव होता है डब्ल्यूटीओ की वजह से। अब हम दूसरे देशों से जो चाहे, जैसी टेक्नोलॉजी चाहे, भाई अगर आपकी कंट्री के अंदर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो अब आप इसके मेंबर बन गए हो। जिस भी कंट्री से चाहे, आपको जिस भी कंट्री से जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए अच्छी से अच्छी,
आप उस कंट्री से बिना किसी रोक टोक के क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का आयात करके अपने देश के अंदर क्या कर सकते हो, अपने देश के अंदर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने देश के उत्पादन में जो है वृद्धि कर सकते हो। इसके अलावा अबे जब निर्यात बढ़ रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने बोला निर्यात बढ़ने से क्या होगा भाई, विदेशी मुद्रा आती है। जब दूसरे देशों को बेचेंगे, जब वस्तुओं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हो रही है तो सिंपल सी बात है विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि होगी, क्योंकि भाई माल बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, रोकड़ा आएगा। और जब निर्यात बढ़ते हैं और आयात कम होते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन, वो जो असंतुलन होता है वो ठीक हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे निर्यातों को बढ़ाएं। निर्यात जब कम हो जाते हैं आयात से तो हमने पढ़ा था घाटे का या प्रतिकूल भुगतान शेष या व्यापार शेष हो जाता है, तो भाई उस सिचुएशन को ठीक करने में मदद मिलती है। तो फ़ायदे तो यही हैं इसके, निर्यात बढ़े हैं भारत के और विदेशी पूंजी में इंक्रीमेंट हुई है। टेक्नोलॉजी को अब हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को हम दूसरे देशों से आयात कर सकते हैं और विदेश दूर दूर जिस देश में चाहें उस देश के अंदर हम अपने गुड्सों को बेच सकते हैं। बनी बनाई मार्केट आपको जो है मिल रही है। अगर आपका माल अपनी कंट्री में नहीं बिक रहा, दूसरी कंट्री में आप अपना माल बेच सकते हो। आपकी कंट्री के अंदर अगर कंपटीशन वगैरह ज़्यादा है तो आप दूसरे देशों में बेच के अच्छा लाभ कमा सकते हो और विदेशी निवेश में जो है वृद्धि देखने के लिए मिली है इसका मेंबर बनने से। ये 5 तो फ़ायदे हुए हैं, लेकिन अब आती है बात इसके नुकसानों की। अबे भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई निर्यात होगा तो आयात नहीं होगा, ऐसे थोड़ी है कि हम कह रहे हैं हम तो बेचेंगे बस, हम खरीदेंगे नहीं। तो भाई नुकसान इसका ये है कि इसके साथ साथ अब जो है आयातों में भी हमको भारी वृद्धि देखने के लिए मिली है। और जब आयात होगा तो भाई आयात का मतलब दूसरे देशों से माल खरीदना, तो हम बेच तो रहे हैं लेकिन बेचने के साथ साथ आयात भी हम उसी हद में कर रहे हैं जिस तरीके से निर्यात कर रहे हैं। और निर्यात जिस जैसा हम निर्यात कर रहे हैं वैसा ही हम आयात भी कर रहे हैं। और जब बेटा आयात ज़्यादा हो जाता है निर्यात से तो हमने पढ़ा है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट हो जाता है और ये अच्छी स्थिति जो है वो नहीं होती है। इसके अलावा कड़ी प्रतिस्पर्धा का भय, इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है मुक्त व्यापार नीति, मुक्त का मतलब फ्रीली, मुक्त का मतलब होता है फ्री ट्रेड पॉलिसी तथा विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध के अभाव में भारतीय औद्योगिक जगत को विकसित राष्ट्रों की एमएनसी से बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारतीय उद्योगों को या तो बाज़ार से हटना पड़ता है या एमएनसी के साथ सम्मेलन करना होगा। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका ये मतलब है कि भाई अब फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, दूसरे देशों के गुड्स आपके देश में आ रहे हैं, आपके देश के गुड्स दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो भाई जो इंडियन प्रोड्यूसर दूसरे देशों से टक्कर ले सकता है, कंपटीशन कर सकता है, वो ही भाई टिक पाएगा। जो कंपटीशन नहीं कर सकता वो भाई उसका धंधा बंद हो जाएगा। उसको या तो अपना धंधा बंद करके या तो एमएनसी के साथ क्या करना पड़ेगा, एमएनसी के साथ ही उसको जो है मर्ज हो जाके या तो मर्ज होके काम करे, अपना बिजनेस बंद कर दे, या तो कंपटीशन का सामना करे। तो दूसरा है इंडियन प्रोड्यूसरों के लिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा रॉयल्टी भुगतान का भार, अभी मैंने आपको ये समझाया था बेटा कि एक चीज़ होती है, 2 वर्ड मैंने आपको बताए थे, पेटेंट और कॉपीराइट, है ना। पेटेंट और कॉपीराइट क्या होता है कि अगर मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये लिखा है ना यहाँ पे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैंने कुछ ऐसी चीज़ का आविष्कार किया है जिसका जो है मेरे अलावा कोई भी यूज़ ना कर पाए, तो मैं उसका पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क करा लूँगा। और अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति उसका यूज़ करना चाहता है तो उससे पहले मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, जब मैं उसको अनुमति दूंगा। और जब मैं अनुमति दूंगा तब जाके जो है वो उस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकता है। तो जिस चीज़ जो और वो जो पैसे होते हैं उस चीज़ को बेटा रॉयल्टी कहते हैं। तो कह रहा है अमेरिका अनेक भारतीय उत्पाद का सवित में पेटेंट करवाकर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित है। मतलब इंडियन प्रोडक्ट पे अमेरिका ने क्या कर लिया, इंडियन प्रोडक्ट पे अपना पेटेंट, अपना कॉपीराइट करवा के क्या कर रहा है अमेरिका, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बासमती चावल, नीम, हल्दी, इन सब चीज़ों का वो क्या कर रहा है, अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, ठीक है, और भारत को क्या कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, जबकि ये इंडियन प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट पे ही अपना पेटेंट और कॉपीराइट करवा के और हमें ही बेच रहा है। उसके अलावा
विदेशी कंपनियों के आधिपत्य आधिपत्य कब है? आइए क्या लिखा हुआ भाई, विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्थाओं के कारण भारत को सेवा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति देनी होगी, जिससे बैंकिंग, बीमा, पर्यटन आदि क्षेत्र इन कंपनियों का वर्चस्व कायम हो जाएगा। सरकार द्वारा हाल ही में विदेशी कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की सीमित छूट दे दी गई। विदेशी कंपनियां शने शने भारत की सेवा क्षेत्र में अधिकता स्थापित करने लगी है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि WTO के अंदर केवल वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का भी आयात निर्यात होता है। और सेवाओं के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेवाओं के अंदर ये चीज़ें आती हैं, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, ये सारी की सारी चीज़ें। तो भाई अब आपको गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी दूसरे देशों की कंपनियों को क्या करना पड़ेगा? छूट देनी पड़ेगी। तो जब आप दूसरे देशों की कंपनियों को बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर के अंदर जब उनको छूट दोगे तो भाई धीरे 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 इस सेक्टर के अंदर भी क्या हो जाएगा? उन्हीं का ही डोमिनेंस हो जाएगा, मतलब उन्हीं की चलेगी, फॉरेन वालों की, इंडियन वालों की जो है नहीं चलेगी, क्योंकि वो इनके सामने कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सर्विस सेक्टर के अंदर केवल फॉरेन कंपनीज़ ही आपको देखने के लिए मिलेगी। डोमिनेंस का मतलब होता है केवल वही रहेगा और कोई नहीं, उन्हीं की मोनोपोली हो जाएगी। इसके अलावा कह रहा है खदानों के आयात की अनिवार्यता। WTO के समझौते के अनुरूप भारत को भी खदानों में आत्मनिर्भर के बावजूद इसका अनिवार्य रूप से आयात करना पड़ेगा। मतलब कि हम जो है बेटा खाद, फूड क्रॉप्स के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। हमारे पास गेहूँ, चावल वगैरह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन है, उसके रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन भाई नहीं, आपके पास है ठीक है, लेकिन आपको फिर भी क्या करना पड़ेगा? फिर भी आयात करना पड़ेगा, ले ज़बरदस्ती। इससे देश में इसके मुन्ने में गिरावट आएगी और कृषि विकास के प्रोत्साहन को क्या लगेगा? धक्का लगेगा। मतलब जो चीज़ आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें आप आत्मनिर्भर हो, आपके पास उस चीज़ के बफर स्टॉक है, आप दूसरे देशों को बेचते हो, लेकिन अगर आप इसके मेंबर हो तो समझौते के अंतर्गत, एग्रीमेंट के अंतर्गत आपको फिर भी दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स जो हैं उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो भाई हमारे पास तो पहले ही इतनी सप्लाई ज़्यादा है, और दूसरे देशों से ले लेंगे तो और आपके पास जो है ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस डाउन हो जाएंगे, जिससे किसान को नुकसान होगा। आर्थिक सहायता में कमी करना। WTO के प्रावधान के अनुसार भारत को कृषि और अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करनी होगी, जिससे एक तरफ देश में आंतरिक स्तर मूल्य बढ़ेगा और दूसरी तरफ देश के व्यापार शक्ति में कमी होगी। इससे भुगतान असंतुलन और विनिमय जो है, विदेशी विनिमय संकट में आ जाएगा। बेटा सरकार क्या करती है? सरकार जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सरकार क्या करती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो किसान है, इंडिया के अंदर किसानों की हेल्प करती है, उसको सब्सिडी देती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। तो ये कह रहा है अगर आप WTO के मेंबर बन गए हो तो भाई अब आपको उन सभी कंट्रीज़ को प्राइमरी सेक्टर के अंदर सब्सिडी जो है उसको हटाना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। और अगर बेटा सब्सिडी हट गई, सब्सिडी एक सरकार की तरफ से दी जाने वाली फाइनेंशियली हेल्प होती है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। तो अगर सब्सिडी हट गई तो बेटा क्या हो जाएगा? तो भाई फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, जिससे कि जब कॉस्टली हो जाएंगे तो भाई फिर जो है हमको वो फिर कंपटीशन वगैरह जो है ज़्यादा हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी, दूसरे देशों से लेना पड़ जाएगा जहाँ पे सस्ता मिल रहा है, जहाँ पे भी जो हो रहा है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या है? WTO के नुकसान है। पहला नुकसान क्या था? पहला नुकसान ये था कि निर्यात तो बढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ आयात भी बढ़ रहे हैं। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है भाई, क्योंकि दूसरे देशों के प्रोडक्ट के सामने इंडियन प्रोडक्ट कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के अंदर भी अब विदेशी कंपनी आ रही हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा, शने शने का मतलब होता है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर के अंदर भी जो है विदेशी कंपनियां आए जा रही हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि केवल फॉरेन कंपनीज़ ही देखने के लिए मिलेंगी। हम फूड के मामले में आत्मनिर्भर हैं, फिर भी हमको जो है भाई लेना ही पड़ेगा, और सब्सिडी में कमी करनी होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचेगा।
ये 2 क्वेश्चन आपको जो है बेटा इसके अंदर पढ़ने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।